विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहले अध्याय का अगला टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटापा, रक्तचाप, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो मोटापा या जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी, आखिर ये होता क्या है? तो हम जानते हैं कि मोटापा शरीर में अतिरिक्त जो वसा होती है, चर्बी उस होती है, उसका जमाव होता है। और अधिक वसा या चर्बी का जब जमाव हो जाता है तो वो शरीर के लिए हानिकारक स्थिति होती है। तो मोटापे का मतलब ये हो गया कि शरीर में अत्यधिक वसा या चर्बी का जमाव होना। तो जब हमारे शरीर में अत्यधिक वसा या चर्बी का जमाव हो जाता है, त्वचा के नीचे जब अधिक चिकनाई युक्त भोजन किया जाता है या व्यायाम नहीं किया जाता है, शरीर की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, तो शरीर में जो अतिरिक्त वसा है या जो अत्यधिक वसा है जो शरीर काम में नहीं लेता, उसको शरीर में वो जमा कर लेता है। तो शरीर में अत्यधिक वसा या चर्बी का जमाव जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे ही हम मोटापा कहते हैं। देखिए, उस शरीर के लिए वसा ज़रूरी है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में ही वसा ज़रूरी होती है। इससे उससे ज़्यादा अगर वसा खाई जाती है तो वो शरीर में फिर त्वचा के नीचे जाकर जमने लगती है और शरीर में मोटापा और वजन बढ़ने लगता है। अब कौन सा आदमी में मोटापा है या नहीं है, तो इसका आकलन करने के लिए एक सूचकांक आता है, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी का मतलब शरीर हो गया, मास का मतलब हो गया भार या द्रव्यमान शरीर का, और इंडेक्स ये एक सूचकांक है या एक सूत्र है, ऐसे मान लीजिए आप। इसकी सहायता से हम शरीर में वसा का आकलन करते हैं कि कौन से शरीर में वसा कम है या ज़्यादा है, और उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। तो एक बार तो प्रश्न यहाँ से ये आ जाता है कि BMI का पूरा नाम लिखिए। तो आप इसको याद रखिएगा, BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, या हिंदी में कहते हैं इसको शरीर भार सूचकांक। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, शरीर में उपस्थित वसा का आकलन करते हैं, वसा का मापन करते हैं या मोटापे का मापन करते हैं। तो ये जो BMI है वो क्या होती है, जो मानव के शरीर का जो भार होता है, वेट, और उसकी जो लंबाई होती है 5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, तो उस लंबाई का अनुपात होता है। अनुपात का मतलब लंबाई का भार में भाग देकर BMI ज्ञात की जाती है। तो इसमें होगा क्या है कि भार, व्यक्ति का भार या वजन ले लिया जाएगा और वो किलोग्राम में लिया जाएगा, तो हम उसको तोल लेंगे और उसकी लंबाई माप लेंगे और लंबाई को लेंगे मीटर में, और उस लंबाई के वर्ग ले लेंगे, उस लंबाई का वर्ग। तो उसका वजन लेकर उसकी लंबाई का वर्ग करके, स्क्वायर करके उसमें भाग दिया जाता है, और जो मान प्राप्त होता है वो BMI होता है। तो अगर इसका मान देखिए, अगर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक आता है, अगर यहाँ तक ठीक है कि 30 या 30 से नीचे आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि इसमें जो वज़न ज़्यादा है या इसमें वसा ज़्यादा है। अभी मोटापा नहीं कहेंगे उसको, ओवरवेट कह सकते हैं हम। लेकिन इसका मान अगर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक आता है तो उसे मोटापा माना जाता है। इस इंडेक्स के द्वारा मोटापा किसे मानेंगे, जब BMI का मान अर्थात भार में जब लंबाई का भाग देंगे और उसका मान अगर 30 आएगा तो उसे मोटापा, 30 से अधिक आएगा तो उसे मोटापा माना जाता है। तो एक सिंपल सा याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि BMI का सूत्र क्या होता है, भार में लंबाई का वर्ग करके उसका भाग दिया जाएगा, जो मान आएगा उसको BMI कहेंगे। अर्थात ये भार और लंबाई का अनुपात होता है, और BMI का पूरा नाम याद रखिएगा। अब आती आती है कि इस मोटापे का कारण क्या है, और ये वास्तव में शहरों की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि मोटापा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो उसका कारण क्या है, तो कारण तो निश्चित रूप से खुद मानव स्वयं ही होता है। तो उसमें कुछ उसकी आदतें होती है जिस कारण से उसमें मोटापा बढ़ता है, जैसे अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। भोजन इस तरह ऐसा किया जाता है जिसमें ज़्यादा वसा होती है, ज़्यादा चर्बी होती है, जो शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन या वसा युक्त भोजन किया जाता है। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन होना, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही भोजन करना चाहिए या उतनी ही ऊर्जा लेनी चाहिए
जो शरीर में उपयोग में आ जाए, बाकी शरीर में वो जमे नहीं। तो अगर ऊर्जा के सेवन और उसके उपयोग में असंतुलन होगा, ऊर्जा ज़्यादा ली जाती है, शरीर उस ऊर्जा को खर्च नहीं करता है, तो जो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो शरीर में काम में नहीं आती है और वो कहीं न कहीं जमने लगती है। तो ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन होना भी मोटापे का कारण है। कई व्यक्ति होते हैं या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कृत्रिम भोजन पसंद करते हैं, जैसे जंक फूड है या फास्ट फूड, इनको अधिक वो खाते हैं। बाज़ार में जो कृत्रिम भोजन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे जंक फूड या फास्ट फूड है, जैसे पिज़्ज़ा है या बर्गर्स आते हैं, तो उनका ज़्यादा सेवन मोटापे का एक कारण है। ये कृत्रिम भोजन वैसे देखा जाए तो शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। ये केवल केमिकल के कारण स्वादिष्ट लगते हैं और इसका लोग प्रयोग करते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग व्यायाम में कमी, मतलब व्यायाम नहीं करते हैं। सुबह उठकर अगर आधे घंटे घंटे भर के लिए व्यायाम किया जाए तो शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है और मोटापे से बचा जा सकता है। शरीर में ऊर्जा खर्च नहीं होना, तो शरीर में जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती है, तो अगर ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो मोटापा बढ़ेगा। और संतुलित आहार का अभाव, ये सभी मोटापे के प्रमुख कारण होते हैं। संतुलित आहार का मतलब है इसमें सभी घटक एक संतुलित मात्रा में होने चाहिए, अधिक चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो उसका अगर इसका भी संतुलित आहार भी नहीं किया जाता है तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। फिर देखिए, ये तो मोटापे के कुछ प्रमुख कारण थे। अब हम पढ़ते हैं रक्तचाप या रक्त दाब क्या होता है। तो ये तो हमारे मोटापे के बात थी। अब देखते हैं रक्तचाप या रक्त दाब क्या होता है। देखो, इसको रक्तचाप भी कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट में कहते हैं इसको बीपी। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त वो कभी भी खुला नहीं बहता है, बंद ऐसी रक्त वाहिनियाँ होती है, नलिकाएं होती है, ये नलिकाएं। अब ये नलिकाएं भी दो प्रकार की मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, धमनी और दूसरी होती है सीरा। धमनी और सीरा। और फिर इससे छोटी छोटी केशिकाएं भी होती है, केशिकाएं। तो वैसे कुल अपन देखें तो तीन प्रकार की होती है, धमनी और सिराएं। ये मोटी मोटी नलिकाएं होती है, बड़ी नलिकाएं होती है, और बहुत बारीक नलिकाएं होती है, केशिकाएं। अब ये धमनी होती है ना, ये शुद्ध रक्त रहता है इसमें, शुद्ध रक्त। और ये किधर से किधर लेके जाती है, हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाती है, हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेकर जाती है। जबकि जो सिरा होती है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त को किधर से किधर लेकर शरीर की कोशिकाओं में या ऊतकों में रक्त अशुद्ध हो जाएगा और ये वापस हृदय की ओर जाएगा। तो सिरा में अशुद्ध रक्त रहता है, ये रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेके जाएगी, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त रहता है और हृदय उसको शरीर में भेजता है। जबकि केशिकाएं हैं, बारीक बारीक नलिकाएं होती है जो धमनी और सिरा को आपस में जोड़ती है या जाल बनाती है। अब जैसे जैसे ये अपने, या आपको ये नसें दिख रही है, इसमें देखिए, हम इसको थोड़ा सा दबाते हैं तो ये वापस अपने पूर्व पोजीशन में आ जाती है। और ये ऊपरी आपको आसानी से दिखाई दे रही है, जो ये नसें हैं, ये रक्त वाहिनियाँ हैं, ये तो होती है सिराएँ। इनको क्या कहते हैं, सिराएँ कहते हैं। ये सिराएँ हैं, आपको सिराएँ दिख रही है। जबकि हमारे जो मांसपेशियों के नीचे दबी हुई है थोड़ी, उनको हम कहते हैं धमनियाँ। तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो रक्त, जब रक्त इन नलिकाओं में बहता है तो इन नलिकाओं की जो दीवार है उस दीवार पर दाब लगता है। ये तो निश्चित बात है कि कोई इस नलिका में कोई पदार्थ बहेगा, जैसे रक्त बहेगा, तो इसकी दीवार पर दाब लगेगा। तो सिरा में तो क्या होता है, दाब बहुत कम होता है, तो हम सिरा के दाब को नहीं मापते हैं। जबकि धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त हृदय शरीर में भेजता है, पूरे शरीर में। अब हृदय से तो छोटा सा अंग है, वो पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, तो जोर से पंप करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, धमनी की दीवार पर ज़्यादा दाब लगता है। तो हम जो रक्त दाब मापते हैं, अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों, और वाहिनियों में मुख्य कौन से ले लेंगे, धमनियों,
धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप या रक्त दाब कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों अर्थात मुख्यतः कौन सी, धमनी की दीवारों पर डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है। सिरा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिरा में दाब बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको मापते ही नहीं है। धमनी में दाब बहुत अधिक और कम होता है तो उसको हम मापते हैं। तो रक्त दाब में केवल धमनी की दीवार पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब ही नोट किया जाता है। ये तो अपनी इसकी धमनी और सिरा की खिसकने की बात होगी। तो देखो आप यहाँ से इसको, जैसे अंगूठा है, अंगूठे के बिल्कुल यहाँ सिद्ध में एक धमनी है, कलाई के अंदर जो धमनी है, आप उसको इन 3 अंगुलियों से छुओगे तो आपको यहाँ से ये धमनी है वो उछलती हुई दिखेगी, इस तरह से जैसे उछल रही हो। तो वो उछल रही है इसलिए उछल रही है, या वो जो पंप कर रही है, क्योंकि वहाँ से हृदय है वो बार बार शरीर में रक्त पंप कर रहा है, भेज रहा है तेजी से। इस कारण से उसकी दीवार है वो बार बार उछल रही है, क्योंकि उसकी दीवार पर रक्त के पंप करने से दाब लग रहा है। तो अब बात ये आती है कि रक्तचाप का मापन कैसे किया जाए। तो रक्तचाप मापन करने के लिए एक उपकरण आता है जो डॉक्टर के पास होते हैं या हॉस्पिटल्स में होते हैं, या हमारे घर पे भी हम उसको मंगवा सकते हैं। तो वो रक्तचाप मापी होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइगमोमेनोमीटर। याद रखिएगा, रक्तचाप मापन करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं उसको रक्तचाप मापी, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइगमोमेनोमीटर। स्पाइगमोमेनोमीटर, या आपने एक हॉस्पिटल में देखा होगा कि इस तरह का एक डॉक्टर की टेबल पर एक इस तरह का उपकरण पड़ा रहता है, इस तरह से। तो उसमें एक बीचों बीच एक नली होती है, उस नली के अंदर पारा भरा रहता है, पारा, और उस पर इस तरह से पैमाना लिखा होता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से उसके ऊपर पैमाना लिखा होता है। और एक साइड में एक कपड़े का सा एक कफ होता है, इसको बोलते हैं कफ, और एक साइड में एक वाल होता है, एयर वाल, हवा भरने वाला। तो ये कप होता है कि ये हाथ जो मुख्यतः बायां हाथ होता है उस पर बांध दिया जाता है, इस एयर वाल से हवा भरी जाती है, और हवा भर के फिर धीरे धीरे उसको वापस इस वाल को खोलकर हवा को रिलीज किया जाता है, और धमनी पर रक्त के द्वारा लगने वाले दाब को हम सुनकर उसकी आवाज़ को सुनकर हम रक्त दाब का मापन करते हैं। तो इसकी सहायता से हम आराम से रक्त दाब का मापन कर सकते हैं। इसके लिए एक उपकरण और यूज में आता है जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो कानों में लगाते हैं, इस तरह से डॉक्टर के पास होता है, उसको हम और उपयोग में लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, इसको बोलते हैं स्पाइगमोमेनोमीटर। तो जब इससे एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब मापा जाता है तो वो कितना आता है। तो देखो, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का, वयस्क व्यक्ति का, एडल्ट का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। 120/80, ध्यान रखिएगा, इसको 80/120 मत करना। 100 ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला तो कम होता है, ऊपर वाला ज़्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है, यानी 120/80 mmHg। mm का मतलब है यहाँ मिलीमीटर, और hg का मतलब होता है पारा है ही। तो ये जब इसमें हवा भरते हैं तो ये पारा ऊपर चढ़ता है, फिर वापस नीचे आता है, तो वहाँ पर जिस जगह पर ये धड़कन सुनाई देती है या हमारी जो ये दाब हम नोट करते हैं, तो उसका ये माप यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको तो हम कहते हैं सिस्टोलिक, वो जो नीचे वाला कम होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक क्या है, ध्यान, ये सिस्टोलिक है जब हृदय है वो पंप करता है और धमनी के अंदर रक्त को भेजता है, तब हम जानते हैं कि जब हृदय संकुचन करेगा उस समय जब रक्त नलिका में आएगा तो दाब सबसे ज़्यादा लगेगा, निश्चित बात है। तो हृदय के संकुचन के समय लगने वाला दाब है ये, इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, ये हमेशा अधिक होगा। जबकि जो नीचे वाला होगा उसको डायस्टोलिक कहते हैं। एक बार हृदय पंप करता है तो आप देखते हो कि थोड़ा सा बीच में आराम की अवस्था होती है, शिथिलन की अवस्था होती है। तो जब हृदय पंप नहीं कर रहा है, यानी शिथिल है या आराम की स्थिति में है, तब हम जानते हैं वो पंप नहीं करेगा, फिर भी रक्त नलिकाओं में रक्त भरा हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में जो दाब लगेगा वो कम लगेगा, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक
या जो नीचे वाला होता है वो कम होता है। इनको जैसे सिस्टोलिक है तो सिस्टोलिक को 90 से 120 नॉर्मल ही माना जाता है, जबकि डायस्टोलिक होता है उसको 80 से 20 को हम नॉर्मल ही सामान्य ही मानते हैं। लेकिन इसका एक औसत निकाला गया है तो वो है 120/80। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर HG के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये तो आपके समझ आ गया है कि स्पाइगोमेनोमीटर उपकरण है और नॉर्मल रक्तदाब है वो 120/80 होता है। अब देखिए अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर तो हो गया 140 और यहाँ पर हो गया 90, तो और उससे लगातार वो कई दिनों तक ऐसा ऐसा बना हुआ है, यानी इसका मान बढ़ रहा है, तो हम उसको कहेंगे उच्च रक्तचाप। और इससे नीचे आ गया, इससे नीचे आ जाता है तब हम कह देंगे निम्न रक्तचाप। तो पहली बार रक्तचाप का मापन, ये और याद रखना है आपको, पहली बार रक्तचाप का मापन एक साइंटिस्ट हुए थे स्टीफन हेल्स। उन स्टीफन हेल्स ने घोड़े के अंदर किया, के पास घोड़ा था, उस घोड़े में उन्होंने सबसे पहले रक्त दाब का मापन किया कि रक्त भी प्रेशर लगाता है। और ये 1733 की बात है। 1733 में पहली बार रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया था। फिर तो धीरे धीरे मानव में भी होने लगा और फिर तो अनेक उपकरण भी आने लगे। और आजकल ये मैं एक और बता दूं कि ये जो स्पाइगोमेनोमीटर है ऐसा, ये तो आता ही आता है, इसके अलावा आजकल ऐसे कंप्यूटराइज्ड डिजिटल रक्तचाप मापी भी आ चुके हैं जो ऑटोमेटिक, जैसे ही उन हाथ पर बांधा जाता है वो स्विच ऑन करते ही उनमें हवा भरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही अपनी स्क्रीन पर रक्तचाप को बता देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं निम्न रक्तचाप और उसके नुकसान क्या होते हैं। तो निम्न रक्तचाप मैंने कहा कि जब रक्त नलिकाओं में, रक्त जो नलिकाएं होती है उन रक्त नलिकाओं में रक्त का दाब बहुत कम हो जाता है। अब कम होगा तो क्या, अगर रक्त का दाब कम होगा, रक्त धीरे बहेगा, तो ये रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा। अगर दाब भी कम होगा, अगर नलिकाओं में, हम ये एक नॉर्मल बात है कि अगर किसी पाइप में या नलिका में दाब कम होगा तो वो दूर तक या शरीर के सभी अंगों तक रक्त को नहीं पहुंचा पाएगा। तो होगा क्या, तो रक्त वाहिनियों में रक्त के कम प्रवाह के कारण डाला गया दाब भी कम होता है। हमें जानते हैं कि रक्त नलिकाओं में जब रक्त का कम प्रवाह हो रहा है, वो धीमी गति से बह रहा है, तो उस पर डाला गया दाब भी कम होगा। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इससे ये होता है, नुकसान क्या होते हैं इससे, कि शरीर के विभिन्न अंग है, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, आँखें हैं, हमारी आंतें हैं, लीवर है, विभिन्न ग्रंथियां हैं, तो इनको क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में न तो ऑक्सीजन मिलेगी और न ही पोषक पदार्थ भोजन मिलते हैं। तो धीरे धीरे इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। तो कमज़ोर पड़ने लगेगी तो ये सभी अंग अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे मस्तिष्क को अगर रक्त नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे जैसे बेहोशी की स्थिति आ जाएगी, मस्तिष्क में चक्कर आने लगेंगे, कार्य क्षमता कम हो जाएगी, हृदय अपना काम सही नहीं तरीके से करेगा। तो निम्न रक्तचाप भी नुकसानदायक होता है। तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। अब बात आती है उच्च रक्तचाप की। तो उच्च रक्तचाप इससे भी ज़्यादा घातक है। तो उच्च रक्तचाप होता क्या है कि जब ये कोई, मान लीजिए ये धमनी है, इस धमनी के अंदर किसी तरह, इसके अंदर जो व्यास है उसमें किसी पदार्थ जम गए, धीरे धीरे जमते गए, कोई अधिक चिकनाई युक्त भोजन कर रहा है या संतुलित आहार नहीं ले रहा है, तो इसमें बहुत सारे पदार्थ जम जाते हैं, जिससे इसका अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाता है। अब जो रक्त आएगा वो रक्त इसकी दीवारों पर ज़्यादा दाब डालेगा, तो उसे ही हम कहते हैं हाई बीपी। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, हाई बीपी, और उसको कहेंगे लो बीपी। तो धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा जब अधिक दाब डाला जाता है, अधिक दाब, जैसे मान लीजिए 140/90, ये स्थिति लगातार बनी रही,
और एक क्षण के लिए तो हो सकती है कि जैसे हम को चिंता कर लें या किसी तरह के हमें कोई तनाव हो, तो एक क्षण के लिए तो अगर रक्तदाब बढ़ सकता है, लेकिन वो लगातार बना रहे इस तरह की स्थिति में, तो हम उसको उच्च रक्तचाप की स्थिति में रखेंगे। तो धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा अधिक दाब डालना, ये क्या कहलाएगा? उच्च रक्तचाप। तो इसका मान कितना होता है? 140/90, और वो भी लगातार बना रहे कई दिनों तक, कई सप्ताह तक लगातार ये स्थिति बनी हुई है, तो उसे हम उच्च रक्तचाप कहेंगे। कुछ समय के लिए अगर ऐसी स्थिति है, जैसे मान लो 140 से बढ़कर 150, 90, 100 भी हो गया, लेकिन वो फिर से 120/80 हो गया, तो हमें उसे उच्च रक्तचाप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो क्षणिक है। किसी विषम परिस्थिति के अंदर रक्तदाब है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर लगातार ये स्थिति बनी हुई है तभी उसको हम हाई बीपी कहेंगे। अब इसका कारण क्या है? देखो, इसके उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, कोई भ्रम हो रहा है तो भ्रम से ग्रसित जीवन, उसका जीवन ऐसा है जो वो लगातार चिंता करता है या क्रोध या ईर्ष्या कर रहा है या कोई भ्रम पाले हुए है, तो उससे ग्रसित जीवन में वो लगातार ऐसी स्थिति में जी रहा है, तो उसका निश्चित है कि उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा। अधिक चिकनाई युक्त भोजन का सेवन, अगर अधिक चिकनाई युक्त भोजन का सेवन किया जाएगा तो ये चिकनाई रक्त नलिकाओं में जम जाएगी, और जमेगी तो अंदर के नलिका को ये छोटा कर देगी, यानी अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाएगा। फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन, ये भी बहुत हानिकारक होते हैं। इनका जब सेवन किया जाता है, इसमें कई तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो जाकर रक्त नलिकाओं में जमने लगते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन, आवश्यकता के अधिक भोजन का सेवन किया जाता है तो वो अतिरिक्त जो भोजन है वो रक्त नलिकाओं में जाकर जमने लगता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और शराब का सेवन, ये जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और शराब है, इसके सेवन से भी रक्त दाब है वो बढ़ता है, क्योंकि जो सिगरेट और बीड़ी, तंबाकू होते हैं ये रक्त नलिकाओं के में सूजन लाती है, वो सूज जाती है, सूजेगी तो उसका व्यास है वो कम हो जाएगा। व्यायाम नहीं करना, कोई व्यायाम नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो भी उसमें उच्च रक्तचाप बन सकता है। और श्रमहीन जीवन, यानी कोई मेहनत का काम नहीं कर रहा है व्यक्ति, कोई श्रम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी उच्च रक्तचाप की स्थिति बन सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसमें हाई बीपी हो सकता है। अब बात आती है कि हम इन परिस्थितियों से बचे कैसे? तो जाहिर सी बात है, जो कारण है उन कारण को आप हटा दो, उनको कारण से आप बचो। जिन कारणों से मोटापा बढ़ता है, जिन कारणों से रक्तचाप बढ़ता है, उन कारणों से आप बचें, उन्हें वैसे क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो जैसे इसके मोटापे और रक्तचाप से बचाव के क्या उपाय हैं? तो उपाय वही है जो कारण है, उस कारणों को आप छोड़ दो, तो हम इन चीज़ों से बच जाएंगे, रोगों से बच जाएंगे। जैसे अधिक चिकनाई वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें जितनी चिकनाई शरीर के लिए ज़रूरत है उतनी ही चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन नहीं कर का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर में जितनी भोजन की आवश्यकता है उतनी ही भोजन की हमें भोजन खाना चाहिए। अधिक भोजन खाने से जो वो शरीर में कोई काम में नहीं आएगा, बल्कि शरीर में जाकर जमेगा तो मोटापा और रक्तचाप बढ़ेगा। तो आवश्यकता से ज़्यादा भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें संतुलित भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब ये होता है कि जिसमें भोजन में सभी घटक है वो संतुलित अवस्था में मौजूद हो, न तो कम न ज़्यादा। तो संतुलित भोजन से कभी भी मोटापा और रक्तचाप नहीं बढ़ता है। रेशे युक्त भोजन, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हमें और सलाद का सेवन करना चाहिए। हमें रेशे युक्त भोजन का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है और मोटापा रक्तचाप से भी बचा जा सकता है। ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से मौसमी जो फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, उन फलों का सेवन मौसम में, एक विशेष मौसम में जब ये फ्रूट आते हैं तब उनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड से बचना चाहिए। जहाँ तक हो डिब्बेबंद भोजन, फास्ट फूड जो पिज़्ज़ा और बर्गर्स या जो बाज़ार में मिलते हैं उसको खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो शरीर में जमने लगते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए।
हमें सुबह जल्दी उठ के निश्चित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसकी खपत होती रहे और शरीर की मांसपेशियाँ अपने सही तरीके से काम करती रहे। जैसे सर्वोत्तम एक व्यायाम माना गया है पैदल चलना। अगर हम 15-20 मिनट तेज पैदल चलें रोजाना तो एक ये सर्वोत्तम व्यायाम माना गया है। धूम्रपान, मदिरापान अर्थात शराब से बचना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान और मदिरापान भी रक्तचाप को बढ़ाते हैं, मोटापे को बढ़ाते हैं। क्योंकि धूम्रपान तो जैसे हमारे रक्त जो नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं में में सूजन लाते हैं। मदिरा क्या करती है, वसा के जमाव को बढ़ाती है। तो ये दोनों ही कारण से धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है। तो अगर हमें इनका ये जो बचाव के उपाय हैं इनको अपन ध्यान में रखेंगे तो रक्तचाप और मोटापे की स्थिति से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नशीले पदार्थ कि कौन कौन से नशीले पदार्थ है और उनकी हानियाँ क्या है, उनके घातक प्रभाव हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे।